हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हमारा सेकेंड वीडियो होगा ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया। और एनसीईआरटी क्लास 12 का हमने पार्ट 1 खत्म कर दिया है। वी डन द फर्स्ट चैप्टर एंड आई होप तुमने उसको अटेंड किया और उसको ठीक से रिवाइज किया। सो इट वाज डीलिंग विद कोल्ड वॉर, और ये सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज़ एन एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम इसका संपूर्ण पूर्ण तरह से फायदा उठाओगे, बिकॉज मैंने क्लास 6 to 11 की एनसीईआरटी की समरीज बना लिए। और ये मुझे बताने की जरूरत महसूस हो रही है, जबकि होनी नहीं चाहिए, कि एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक कोर पार्ट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोर पार्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी आप लोगों के साथ अग्री करता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसका रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि एनसीईआरटी जो बुक है वो क्लास 6 से लेकर 12 तक जा रही है, और बहुत सारे टॉपिक्स जो 6th क्लास में या 7th क्लास में या 8th क्लास में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसी का एडवांस लेवल 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, एक स्टोरी या एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक जो कि हो सकता है तुमने 7th में पढ़ाओ, वो अचानक 12th की बुक में कनेक्टेड होगा। ये सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कनेक्ट करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आती है बिकॉज आप लोगों ने पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6th लेकर 12th तक एक साथ पढ़ी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर एटलीस्ट दोज हु आर बिगिनिंग टू स्टडी एनसीईआरटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एनसीईआरटी पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो। आइदर वेज जो तुमको जरूरी है वो ये है कि तुम पढ़ो। और कैसे पढ़ना है वो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रॉम 6 to 11। 12th के एनसीईआरटी को कैसे कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ना है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। सो आप फटाफट बुक खोल लो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और याद रखो दैट वी आर ऑन अन अकेडमी, और अन अकेडमी पर मेरा कोड है सिड लाइव। मुझे सिड लाइव मेरे रेफरल कोड के नाम से जाना जाता है। अब तक हजारों हजारों स्टूडेंट्स ने सिड लाइव कोड यूज किया, और लर्नर्स ने इस कोड को यूज करके मेरे कोर्सेज को, चाहे वो प्लस कोर्सेज हो, यानी कि अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज है, आइकॉनिक कोर्सेज है, और ऑप्शनल कोर्सेज है, जो मर्जी कोर्स है, हमारे लर्नर्स ने सेट लाइव कोड यूज किया एंड हैव टेकन ह्यूज एडवांटेज ऑफ immediate discount by using the code SETLive and also becoming a part of Team SETLive. So we, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पर मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन। और आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस लिंक पर यूज कर सकते हो। उसी तरह से आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए, और इस कोड को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाते हो। We are on An Academy, the largest online learning platform in India with the best of the best educators, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, नेम इट। सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल तक लेकर इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 को टारगेट करते हुए अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए 24 नवंबर से एक ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च किया है, विच इज बाइलिंगुअल आरंभ एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली में एक्सपेडिशन बैचेस। ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो 2024 में इस एग्जाम को देंगे। ये दो कोर्सेस आ रहे हैं, दो बैचेस आ रहे हैं, और ये है नवंबर 24 को जो लॉन्च हो रहा है। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। किसी हाल में आपने इसको मिस नहीं करना है, और इस टाइम पर स्पेशली आप एनरोल करोगे, चाहे आप एक्सपेडिशन यानी कि ओनली इंग्लिश बैचेस में जाना चाहते हो या फिर बाइलिंगुअल में, आपकी लॉटरी लगी हुई है। बिकॉज 24 नवंबर को ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है उसका अर्ली बर्ड ऑफर आ रहा है एट 18 month plus GS at only 49,000 rupees, और 18 month आइकॉनिक जीएस एट ओनली 55,000 रुपीज, सिर्फ 55,000 रुपया एंड 49,000 रिस्पेक्टिवली। मुझे नहीं लगता इतने रीजनेबल प्राइसेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन
क्वालिटी एजुकेशन, ये सही मायनों में 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन है, आपको ऑफर कर रहा है। डोंट मिस दिस। और अगर आपके पास मनी की प्रॉब्लम है तो भी अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई पर ये मदद करेगी। यू आर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स। आप सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज कीजिए एंड ज्वाइन दिस। आज का वीडियो तो हमने कल स्टार्ट किया था, आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज रिवाइज करके लो, देख लो, यूट्यूब पर ढूंढ लो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो एनसीईआरटी क्लास 12th की है, आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है, पढ़ लीजिए, PDF है, पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मुझे नहीं लगता आप मेरे वीडियो के साथ साथ इसको पढ़ पाओगे, तो पहले मुझे इसको समराइज करने दो। पहले मैं इसको समराइज कर लेता हूँ, और फिर जब आपने इसको समराइज कर लिया तो आराम से बैठकर इस बुक को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, नोट्स बनाने का नोट, ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन वर्ड बाय वर्ड तुम इसको समझ लोगे। हमने जो फर्स्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने कोल्ड वॉर एरा किया था। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, ग्रैंड अलायंसेस क्या थे, वॉर्सो पैक्ट क्या था, नेटो क्या था, मेथड क्या था, मार्शल प्लान क्या था, कोरिया वॉर में क्या हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होते कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया। अब देखो, ये है एनसीईआरटी की खूबसूरती, एंड दैट इज ऑल्सो द चैलेंज, कि एनसीईआरटी कितने अच्छे तरह से बोला। उन्होंने बोला कोल्ड वॉर, फिर उन्होंने कोल्ड वॉर पढ़ा दिया, वेरी गुड। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, वो 1991 में हुआ। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब इस दुनिया को बाइपोलर बोला जाने लगा था। अब बाइपोलर का मतलब है कि दो मेजर पावर ग्रुप्स थे, दो सुपर पावर्स थे, एक था यूएस और यूएसए, और दूसरा था ऑब्वियसली यूएसएसआर। अब इस बाइपोलर वर्ल्ड की वजह से पावर पॉलिटिक्स चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, आर्म्स रेस चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, एक्सेट्रा, जो हमने पूरे के पूरा वीडियो में देख लिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो इसी का आगे का पार्ट है, कि जी ये बाइपोलैरिटी खत्म कैसे हुई। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये बाइपोलैरिटी खत्म कैसे हुई, डू यू रियलाइज द कनेक्शन, कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे होती है, और दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई बुक है। और मैं बार बार, हर टाइम, मैंने 6 से लेकर 12 तक, जब से मैं एनसीईआरटी के समरीज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, मैं हर टाइम, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ, में से होता नहीं है कि यार मुझे डिस्करेज, मैं कितना भी अपने आप को रोकूं, मुझसे होता नहीं है कि यार मुझे कंग्रेचुलेट करना है, एनसीईआरटी के ऑथर्स को मुझे कंग्रेचुलेट करना है। क्या लिखा है यार बुक, मतलब इट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट कैप्सूल दैट इज पॉसिबल। हाँ, वो बात अलग है कि इसको अनरेवल करने में टाइम लगता है। तो ये, अब तुम जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी, तब तुम्हें समझ में आएगा। बिकॉज एज ए सेड, एनसीईआरटी को ऐसा लीनियरली नहीं पढ़ा जा सकता, यू टू अंडरस्टैंड दिस एज अ होल स्टोरी। तो हुआ क्या था, कि जब कोल्ड वॉर था, तो बहुत जबरदस्त बाइपोलैरिटी चल रही थी। एक साइड पे वेस्ट ब्लॉक चल रहा था, सब लोग ध्यान से देखते चले जाओ, ओके, यू गोना एंजॉय दिस, और शायद ही तुमने इस तरह से पढ़ा होगा। और एक साइड पे ईस्ट ब्लॉक चल रहा था। जब आर्म्स रेस चल रहा था, जब इस तरह की सेग्रीगेशन हो रही थी, जब ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा था, कोल्ड वॉर हो रहा था, ओके, बाइपोलर वर्ल्ड हुआ था, जो मर्जी हो, तो बहुत सारे डिविजन्स हो गए थे ऑफ द वर्ल्ड, इन, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कि जो वेस्ट की साइड है वो वेस्ट की साइड खड़े हो जाओ, जो ईस्ट की साइड है वो ईस्ट की साइड खड़े हो जाओ, जो यूएस लेड है वो यूएस के साइड हो जाओ, जो सोवियत लेड है वो सोवियत की साइड हो जाओ। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था वियतनाम, हमने देखा ये था, तुम्हें कल थोड़ा बहुत तो आइडिया ही है, नॉर्थ एंड साउथ। उसी तरह से कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान में भी यही आ जाता, अगर नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी ये ना होती कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ चले गए, राइट, अदरवाइज ये खेल यहां भी आ जाता। आई द वेज, इनमें एक बहुत क्लासिकल, जिसे बोलते हैं ना, सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर होके रह गया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1961 में बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी, उस टाइम पर कैपिटल ऑफ जर्मनी, ओके, बर्लिन, उस टाइम पर इसको डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, यस, एक दीवार बना दी गई। और मतलब होता है ना, एक सिंबल हो जाता है, एक एक किसी भी इवेंट का, अच्छे या बुरे का एक इवेंट होता है। जैसे ताजमहल को हम बोलते हैं यार, एक राजा का अपनी रानी की तरफ
मोहब्बत का एक सिंबल है। ओके, तो वो ताजमहल बन गया। राइट, वैसे ही कोल्ड वॉर का एक सिंबल बन गया बर्लिन वॉल। 1961 में एक बर्लिन वॉल बनी जिसने ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में बर्लिन सिटी को डिवाइड कर दी। ये तुम्हें फोटोग्राफ दिख रही होगी, तो ये एक बड़ी ऐसे दूर से फोटोग्राफ है। मतलब कैन यू इमेजिन, एक सिटी के बीच में एक लाइन खींच दी गई, और लाइन भी नहीं, दीवार खींच दी, बना दी गई, और वो एक 150 किलोमीटर की लाइन थी, जो कि मतलब तुम समझो यार, एक एक ही शहर के लोग अब थोड़े ईस्ट के हो गए, थोड़े वेस्ट के हो गए, थोड़े सोवियट्स के हो गए, थोड़े अमेरिकन के हो गए। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? कल्चर बदल गया, लाइफ बदल गई, पॉलिटिक्स बदल गया। वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक हो गया या डेमोक्रेसी की तरफ गया, कैपिटलिज्म की तरफ गया। ओके, ईस्ट जर्मनी चला गया ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड सो ऑन सो। बताओ यार, ये भी ये सोचने वाली बात है। जस्ट जस्ट इमेजिन कि कितना ह्यूज सिंबल था 1961 में ये जो बना। राइट, ये सिंबल बन गया ऑफ कोल्ड वॉर। अब जिस चीज का जो सिंबल बनता है ना बेटा, तो वही सिंबल जब टूटता है ना, तो पता चलता है कि वो उसके पीछे की आइडियोलॉजी भी टूट गई है। सो 1961 में पूरी दुनिया को पता चला भैया कोल्ड वॉर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बर्लिन वॉर जिंदा है। ओके, बर्लिन वॉर दिख रही है। तो ये जो दीवार है, ये 9 नवंबर 1989 को, ओके, टूटनी स्टार्ट हो गई। टूटनी स्टार्ट हो गई, यस। पहले दोनों साइड के लोगों ने बोला बहुत हो गया ये कोल्ड वॉर, हम ये कोल्ड वॉर नहीं होगा। पहले उस दीवार के अंदर लोगों ने छोटे मोटे होल करने स्टार्ट कर दिए, फिर एक दीवार का पार्टी तोड़ दिया, फिर वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट लोग आने लग गए, एंड देन फाइनली वो पूरी की पूरी दीवार टूट गए, हाथ में आ गई। बोलो जी, ये लो दीवार। जब बर्लिन वॉर गिरी, तो वो एक सिंबल था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब एक बहुत अच्छा कोटेशन होती है, सेज देयर इज नथिंग मोर पावरफुल, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ गया, जिस आइडिया का वक्त आ गया, वो आइडिया जब लोगों में, आवाम में आ गई, जनता उसके साथ खड़ी हो गई, तो भाई कुछ नहीं रुकता। जैसे बर्लिन वॉल गिरी, पूरे देश में, सारे देशों में ये बात फैलने लग गई कि देखो कोल्ड वॉर हो गया खत्म। ओके, और वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ नहीं था, बट वो कम्युनिस्ट रेजीम के का खत्म होने की शुरुआत थी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट रेजीम, द सोवियत रेजीम, द ईस्टर्न ब्लॉक एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 1989 में जब ये टूटा, तो 28 साल हो चुके थे इस दीवार को। और फिर तुम अगर उन दिनों के न्यूज़पेपर्स देखते, तो तुम्हें विश्वास ना होता, ऐसे गिरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जहां पर कम्युनिस्ट रेजीम से, जैसे डोमिनोज होते हैं, डोमिनोज समझते हो, ऐसे जो ऐसे 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 बॉटल्स जैसे नहीं लगाते जिसको तुम लोग खेलते हो, तो डोमिनोज की तरह एक के बाद एक। मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तब इसको देखते तो हमें विश्वास नहीं होता था। रोमेनिया गया, हंगरी गया, एक के बाद एक सिचुएशन होने लग गई, एंड फाइनली दैट लेड टू वन डे द कोलैप्स ऑफ द माइटी सोवियत एम्पायर। 1991 में सोवियत एम्पायर, इट वाज एन एम्पायर, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे डिसइंटीग्रेट हो गई कि किसी ने सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट उनके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा था। सो ये क्लास इस अप्रोच से स्टार्ट हो रही है कि हमारा सिचुएशन वॉज, पढ़ने की स्टार्ट करेंगे कि सोवियत सिस्टम था क्या। सो बोल्शेविक रेवोल्यूशन एंड ऑब्वियसली लेनिन, इन सबको आप याद ही रखोगे। जार्स के अंडर पहले द रशियन एम्पायर था, एंड देन सडनली दो आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ने क्लैश किया। यू अंडरस्टैंडिंग? और जहां पर ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हो, जहां पे ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हुआ, was in the form of the Bolshevik Revolution और the Russian Revolution। एंड इसी के बाद सोवियत यूनियन में इस्टेब्लिश हो गया
द कम्युनिस्ट कंट्री, एज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था। इनफैक्ट ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना था, या वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री हमने बनाई है, ओके, या फिर वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री में कम्युनिज्म है। यही धीरे 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 धीरे, ओके, स्टार्ट कंटिन्यू होता गया, एंड देन आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि जर्मनी ने सोवियट्स पे अटैक कर दिया, ओके, एंड देन इट वाज अ हॉरिफिक वॉर। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हिटलर कभी भी अपने इरादों को पूरा नहीं कर पाया वाज द क्रशिंग डिफीट जो उसको रेड आर्मी से मिली। फिर रेड आर्मी यानी कि द सोवियत आर्मी ने ईस्टर्न यूरोप में अपना वर्चस्व बनाया, और वहां पे बन गया जिसको बोला गया ईस्टर्न ब्लॉक और द ईस्ट ब्लॉक। ओके, ये ईस्ट ब्लॉक वही था जिसको मैंने कल तुम्हें समझाया था कि विंस्टन चर्चिल ने बोला था आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड ऑन ईस्टर्न यूरोप, और इस साइड पर एक मिलिट्री अलायंस बन गया जो 1955 में बना, जिसे बोला गया था वॉर्सो पैक्ट। ये सब जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो प्रीवियस वीडियो देख लो, एंड सो ऑन सो। सोवियत इकोनॉमी, सोवियत इकोनॉमी, Soviet military industrial complex, Soviet size, the gigantic size of the country, the amount of natural resources जो इस कंट्री को मिला हुआ है, it was huge। जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर था ह्यूज, ऑयल अनबिलीवेबल, मशीनरी बन रही है, सब हो रहा है। देर वॉज हार्डली एनी प्रॉब्लम। आई थिंक इट वॉज अमंग्स द मोस्ट द माइटीएस्ट एम्पायर। मैं जब वर्ड बोल रहा हूँ द माइटी सोवियत एम्पायर, तो इसमें कोई गलत वर्ड नहीं था। इनफैक्ट एवरीथिंग वाज फाइन। प्लस ये कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, तो यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स परफेक्ट, स्टेट सारी रिसोर्सेज को पकड़ के रख रहा है, लोगों को बोल रहा है वेलफेयर हो रहा है, तुम्हें मालूम है सारी इगैलिटेरियन सोसाइटी, सोशलिज्म वगैरह सब कुछ। दिस वॉज ह्यूज। मतलब तुम समझ सकते हो, देखा जाए तो सारे चेक बॉक्सेस करेक्ट है। भाई ये तो कंट्री है, मजाक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कोई टेंशन नहीं, वॉर में अभी अभी जीते हुए, ईस्टर्न ब्लॉक हमारा, सब कुछ ही ठीक है यार, कुछ गलत ही नहीं, कंट्री है, मजाक है, इसको तो फुल मार्क्स मिल रहे। लेकिन किसको पता था कि ये कंट्री का जो अच्छा पार्ट था, अच्छा पार्ट या फिर जो यूनिक पार्ट था, वो था स्टेट कंट्रोल। सब कुछ सरकारी कंट्रोल में था। इतना स्टेट कंट्रोल था कि वो स्टेट कंट्रोल धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कंप्लीट स्टेट कंट्रोल हो गया। वो स्टेट कंट्रोल इस हद तक चला गया कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन इस हद तक चली गई कि रेड टेपिज्म वर्ड फेमस इन्हीं से ही हो गया। बताओ, सब कुछ रेड टेप ही हो गया। एवरीथिंग वॉज, एवरीथिंग, हर चीज के लिए दो दो ऑफिसर, फिर तीसरा ऑफिसर, फिर चौथा डिपार्टमेंट, पांचवा कमिटी, छठा हाँ बोलेगा, सातवां बोलेगा, मजाक बनने लग गया। तो रोनाल्ड रेगन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो बाद में जोक सुनाते थे ऐसे। तो एक ऐसा वो जोक ऐसा सुना था कि एक रशियन आदमी अपने घर पे आता है और बड़ा खुश होता है, बोलता है मैंने एक गाड़ी बुक की है, कार बुक की है। ये रोनाल्ड रेगन ने सुनाया था जो, ओके, मैंने एक कार बुक की है। तो उसकी वाइफ बोलती है वाह चलो एंजॉय करते। तो बोला कि कब कार मिली, तो उसने बोला कि 10 साल के बाद। तो उसकी वाइफ बोलती है हो, तुमने एग्जैक्ट डेट तो पूछना ही चाहिए था। तो वो बोलते 10 साल के बाद गाड़ी मिल रही है। बोले हाँ 10 साल, तुमने एग्जैक्ट तारीख पूछो कि कब मिल रही है। तो वो फोन करता, बोलता बीवी ने बोला पूछ ही लेता हूँ। वो पूछता है, बोला कि यार भाई 10 साल के बाद जो तू गाड़ी मेरे को देगा, क्योंकि इतनी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुकी है, तू 10 साल के बाद दे रहा है, तू कौन सी तारीख को देगा। तो वो बोलता है भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि 10 साल के बाद कौन सी दिन को मिलेगा। तो बोलते तू समझ नहीं रहा है, उस दिन मेरे घर पे प्लम्बर की अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो मेरा नल ठीक करने वाला है, उसको भी 10 साल के बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, कहीं दोनों दिन क्लैश ना कर जाए। डू यू रियलाइज कि इस मजाक में ये बात समझ में आ रही है कि कितना डिले था, कितना ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, हर चीज को कितना रेड टेपिज्म में काटा गया। और ये तो सिटीजन्स का हाल था, तो अंदर ही अंदर देयर वाज अ रॉट। के बाहर से सबको ठीक ठाक लग रहा था, अंदर ही अंदर देयर वाज अ रॉट। और जो पॉलिटिकल पार्ट था वो भी सारा का सारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के अंडर था। सब कुछ एवरीथिंग यूज टू हैपन थ्रू वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वन पार्टी रूल था।
and that is why it became very, 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 very difficult for any meaningful thing to happen without delay, without latches. लोगों के अंदर अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन होता था तो ऐसा पता तो किसी को चलता नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि उनकी जो मिलिट्री थी या पुलिस थी या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो उनको सप्रेस कर जाता था, एंड कंप्लीटली ये एक ओपेक सिस्टम चल रहा था। नाउ धीरे 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 एक हेडेक और होने लग गई। अमेरिका एज यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस शुरू हो गई। नाउ दिस वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, क्योंकि ऑल्दो सोवियट्स वर्ल्ड वॉर टू तक इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनकी जो इकोनॉमी थी, इट वाज अ रिलेटिवली बेटर वन एज कंपेयर टू द वेस्ट। लेकिन इस आर्म्स रेस में अमेरिका ने इनके लिए बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बिकॉज ये जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो सोवियट्स को बहुत भारी पड़ गई। एंड कैपिटलिज्म तो फिर भी, क्योंकि कैपिटलिज्म तो फोकस ही मनी पे करता है, तो फिर भी इजीली मैनेज कर गया। लेकिन सोवियट्स को इकोनॉमिकली डैमेज बहुत होने लग गया। कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जब तक ये सारी चीजें हो रही थी ये शायद झेला भी जा सकता था और बहुत टाइम तक चलता भी रहता, लेकिन फिर वो, अब देखो मुहावरे पे मुहावरे मार रहा हूं। मैंने बोला गरीबी में आटा गीला, और दूसरा होता विनाश काले विपरीत बुद्धि। बताओ, मैं दो मुहावरों से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोवियट्स के का विनाश काले विपरीत बुद्धि हुआ जब इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, हो गया जी का। ओके, वॉर्स होते हैं ना, जो वॉर्स होते हैं, जो जंग होती है, ये बड़ी महंगी पड़ती है। कभी भी कोई भी प्रोलॉन्ग्ड वॉर, सुनजू बोलता था, देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्री विच हैज बेनिफिटेड आउट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर। जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आ गया वो इसको बाद में सोचना। अफगानिस्तान में जब रशियन आर्मी ने इन्वेड किया, तो अफगानिस्तान इनका, जैसे पाठ में कितनी सारी लाइंस दे रहा हूं, अफगानिस्तान को एक और लाइन बोला जाता है, इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आज तक अफगानिस्तान में जो भी एम्पायर ने अटैक किया वो बेचारा अपना ही खून जला के गया है, और वो कभी इन्वेड नहीं हुआ। ये अफगानिस्तान का एक खूबी है। और अफगानिस्तान में जब इन लोगों ने अटैक किया, अफगानिस्तान में अटैक किया, तो रशियन आर्मी को बहुत मेजर लॉस हुआ। लेकिन ऐसे थोड़ा ना जाओगे और वापस आ जाओगे। तो रशियंस को, और रादर सोवियट्स को, रशियंस तो बाद में बोलेंगे, सोवियट्स का टन्स एंड टन्स ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का, सोल्जर्स का लॉस होना, पैसा कंटिन्यूसली लगना, ऊपर से अमेरिका ने इसका फायदा पूरा उठाया। उन लोगों ने सीआईए को, यानी कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को, बोले यहाँ पर अफगानिस्तान वालों को ट्रेनिंग दिया। ओके, एंड फाइनली अफगानिस्तान में सोवियट्स की बहुत बुरी डिफीट हुई। सोवियट्स जो पहले से थोड़े से आर्म्स रेस की वजह से इकोनॉमिकली डैमेज हो रहे थे, ऐसे डिले एंड लैचेस की वजह से उनकी हालत खराब चल रही थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन प्रॉब्लम में थी, और इकोनॉमी उनकी थोड़ी बहुत हिलडुल रही थी। बाकी जो रही सही कसर थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, गरीबी में आटा गीला, कॉम्बिनेशन दोनों हो गए। एक इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक को किया, दूसरा अटैक किया तो जी अब हो गया आटा गीला। और इनको इतना मेजर प्रॉब्लम हो गया कि जो पहले रॉट था वो अब बिल्कुल ही, जो सड़ रहा था वो सब कुछ ही खत्म हो गया। एंड 70s और 80s में आते आते इनकी जो इकोनॉमी थी वो प्रैक्टिकली, अगर डाउनफॉल में ना भी थी तो प्रैक्टिकली स्टैग्नेंट हो गई थी। दिस इज द बैकग्राउंड जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव, तुम स्टोरी समझ रहे हो, देखो इस बैकग्राउंड में, इन हालातों में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। वहां पे जनरल सेक्रेटरी बोला जाता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने। इनफैक्ट मिखाइल गोर्बाचेव इंडिया भी आए थे जब राजीव गांधी साहब देश के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों मिखाइल गोर्बाचेव देश में भी आए थे। तब हमारा और उनका संबंध देश का विद यूएसएसआर, बड़े भाई और छोटे भाई जैसा था। सो वो आए, ही वाज द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री एंड वी सेलिब्रेटेड। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उनका थोड़ा बहुत आइडिया रिकंसिलिएशन का था। रिकंसिलिएशन का था यानी कि वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ
दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे कि यार बंद करो यार, ये बेकार की बात है। इनफैक्ट बाद में अमेरिकन भी ये बात बोलते थे कि वी कुड डील विद अ मैन लाइक मिखाइल गोर्बाचोव। अगर तुम इन सबको देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं एनसीईआरटी के नाम पे तुमको बड़ा एडवांस टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मिखाइल गोर्बाचोव बोला कि मैं ना थोड़ा बहुत इसको वेस्ट के साथ रिकंसाइल करने को भी तैयार हूँ, थोड़ा बातचीत भी की जा सकती है। और थोड़ा बहुत उनका हिंट था डेमोक्रेटाइजेशन का। तो डेमोक्रेटाइजेशन का उनका थोड़ा सा रुझान था। जब उनका रुझान था, अब ये तुम बोलोगे सर इसमें बुरा क्या हो रहा है, अब मुझे क्या पता है बुरा क्या हो रहा है। अब कभी कभी ढील देने से पतंग हाथ से भी निकल जाती है, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। गोर्बाचोव के बारे में क्या बोला जाए, अब क्या बोले, अब तो वक्त गुजर गया, अब क्या बात करनी। लेकिन बोलते हैं जो गोर्बाचोव के खिलाफ दोनों ही कैंप हो गए। जब गोर्बाचोव ने दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए, एक को बोला गया ग्लासनोस्ट, जिनको रशियन नहीं आती मैं बता देता हूँ, एक होती है ग्लासनोस्ट, ये स्पेलिंग में लिख लेना, और दूसरा इज पेरेस्ट्रोइका। ओके, ये इन्होंने दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए। ओके, पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों का मतलब ही या दोनों का एम ही था लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, थोड़ा ब्यूरोक्रेटाइजेशन कम करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यार दोनों ही दुश्मन बनते, पता हो यार क्या अजीब वक्त है। गोर्बाचोव साहब की अभी थोड़े पहले ही समय ही मृत्यु हुई है। गोर्बाचोव साहब के नसीब ये था कि उनको दोनों तरफ से कंप्लेंट हुई। जो जब उन्होंने लिबरलाइजेशन किया, जब उन्होंने थोड़ा ढील दी, तो जो लोग उनके फेवर में थे कि हाँ जी लिबरलाइजेशन होना चाहिए, वो भाई चिल्लाने लगे, अरे कितना धीरे कर रहे हो, क्या, हाँ कितना धीरे करो, जल्दी करो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कमाल है। ऑन द अदर हैंड जो हार्डलाइनर्स थे, जो कि पुराना जमाना ही ठीक था, जो ओल्ड स्टाइल था कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जिसमें बोरिस येल्सिन वगैरह ये लोग सब तो थे, ये जो हार्डलाइनर्स थे, ओके ओके, ये हार्डलाइनर्स बोले, ओ ये क्या कर रहे हैं, बताओ, हद ही हो गई है, ऐसे थोड़ा होता है। ओके, जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वैसा ही होना चाहिए। तो ये वो स्टालिन वाले भक्त थे सारे के सारे, वो पुराने वाले जमाने, ब्रेजनेव एंड सो ऑन सो फोर्थ वाले, बोले क्या कर रहे हैं यार ये बात। सो द एंटायर सिचुएशन हियर इज दिस, तो जो इजी गोइंग लोग थे जैसे बोरिस येल्सिन थे, इन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया, ये एक नेशनल हीरो बन गया। ओके, और इनफैक्ट तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, 1991 में 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स ने कू अटेम्प्ट किया था गोर्बाचोव के खिलाफ, और बोरिस येल्सिन ने इन हार्डलाइनर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया वो। ओके, कि जी हम तो फ्री वर्ल्ड ही चाहते हैं, और वो एक नेशनल हीरो बन गया। सो जैसे ये सिचुएशन होने लगी और बोरिस येल्सिन का ये पूरा सिचुएशन हो गया, तो अचानक पूरा वर्ल्ड में ये लगने लगा कि अब रशियंस में उतनी ताकत नहीं है, वो सेंट्रलाइज जो रेजीम है उसमें इतनी ताकत नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज थी, जो मैंने तुम्हें बोला था एक के बाद एक डोमिनोज इफेक्ट आया था, उनमें थोड़ी बहुत वीकनेस, थोड़ी बहुत दरारें पहले भी दिखने लग गई थी। हंगरी में, रोमानिया में थोड़ा बहुत दिखने लग गया था। लेकिन गोर्बाचोव साहब चाहते चाहते थे कोई बात नहीं यार, ही वॉज अ रिलेटिवली सॉफ्टर प्लेयर विद रिगार्ड टू दिस, बोला कोई बात नहीं, और वही हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गोर्बाचोव साहब ने गलत किया, कुछ लोग बोलेंगे कि यार होना था इसलिए हो गया, बिकॉज रॉट तो आ ही चुका था, अंदर सड़न तो हो ही चुकी थी, टूटना तो था ही। अब ये वाली बात है, किसी ना किसी बहाने टूटा, एंड देन सडनली दिस एंटायर थिंग कोलैप्स्ड। 1991 दिसंबर में एवरीथिंग कोलैप्स एंड द माइटी सोवियत एम्पायर टूट गया इनटू मेनी 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 15 एक्चुअली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सीआईएस कंट्रीज बन गई। और बट सिर्फ इतना फायदा हुआ कि रशिया, जो आज का रशिया है, वो उस यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का सक्सेसर स्टेट बना। सक्सेसर स्टेट मतलब जो भी इनकी ट्रीटीज थी, जो भी इनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, जो भी इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे रशिया को मिल गए। तो रशिया ने बोला हम तुम्हारे ट्रीटीज, हम तुम्हारे ऑब्लिगेशंस हम उतारेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम रखेंगे और हम ख्याल रखेंगे। ये आजकल भी एक बड़ा रेलेवेंट है। ओके,
तो आजकल भी ये बड़ा रेलेवेंट है बिकॉज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यूक्रेन ने इस ब्रेकअप के बाद यूक्रेन ने वेव ऑफ किया था मतलब उसने दे दिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशियंस को दो, तो वो आजकल इस बारे में हो रहा है। तो ये जैसे ये जोक, ये देखो, अ कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट ड्राइव्स डाउन फ्रॉम मॉस्को टू कलेक्टिव फार्म टू रजिस्टर अ पोटैटो हार्वेस्ट। कॉमरेड फार्मर, कॉमरेड बोला जाता था, हाउ हैज द हार्वेस्ट बीन दिस ईयर, ऑफिसर सेज, ओ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड माउंटेन्स ऑफ पोटैटोस, आंसर्स द फार्मर, बट देयर इज नो गॉड, काउंटर्स द ऑफिशियल, ह सेज द फार्मर, एंड देयर आर नो माउंटेन्स ऑफ पोटैटोस आइदर। मतलब एक जो कहने का, अब जोक तो यार मारना बड़ा आसान है, जो हार जाता है उसके ऊपर जोक बन जाते हैं। ओके, जो टूट गया उसके ऊपर जो बन जाते हैं। अमंग्स द माइटीएस्ट ऑफ एम्पायर, हाँ इसमें भी कोई शक नहीं था, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ओपेसिटी का बड़ा मेजर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आज के डेमोक्रेसी में बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस रखा जाए, इसीलिए बोला जाता है कि मीडिया की आज़ादी बड़ी ज़रूरी होती है, इसीलिए यह बोला जाता है कि जुडिशरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी ना किसी तरह से हमेशा हमेशा इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए ताकि ये रॉट ना हो। सो ये सिचुएशन पे आज अब बैठे बैठे होते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो अब फिर भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार क्या इतनी बड़ी बीमारी थी कि इतना बड़ा एम्पायर बर्बाद हो गया। ओके, क्या इंटरनल वीकनेस थी पता तो नहीं चला। हमें तो जो दिखाई दे रहा था कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, जो बाहर की दुनिया को दिखाई दे रहा था तो बड़ा था, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, सोयूज टी 11 उड़ रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले तो सब ठीक ठाक था। वो कहते हैं ना कि इट वॉज ग्रेट टिल इट वॉज ग्रेट, इट वॉज सक्सेसफुल टिल इट वॉज सक्सेसफुल, इट वॉज विनिंग टिल इट वॉज विनिंग, एंड सडनली एवरीथिंग गेट्स ओवर। सो ये अचानक क्या हुआ, तो ये इस एनसीईआरटी में भी बड़ी अच्छी तरह से पूछा हुआ है कि इसमें अचानक क्या हुआ। उसका एक रीजन मैंने तुम्हें बताया था कि ये आर्म्स रेस मरवा जाता है। तो ये इंडिया भी आज सीख गया है, और वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, ओके, मेक इन इंडिया, कि हम अपने वेपन्स खुद बनाए। हमें ज़रूरत तो है ही, हमारे आसपास दुश्मन देश है, हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा ना बन जाए, हमारे डिफेंस को ज़रूरत है, लेकिन क्यों ना हम खुद बनाए। डॉलर्स में जब खरीदने पड़ते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो क्यों ना हम खुद ही बना ले। तो लेकिन वो भी एक लिमिट तक बनाए, इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट ही करने लगते हैं, चलो कमाएंगे उसी से बना लेंगे। लेकिन ये उस टाइम पर आर्म्स रेस इनको भारी पड़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है। अगेन आई हैव टू से थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी कि कितने जरूरी है कि टेक वेरी करेक्ट डिसीजन, चाहे विद रिगार्ड्स टू डिमोनेटाइजेशन, विद रिगार्ड्स टू फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज एक कंट्री में अगर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक बैलेंस नहीं रहेगा, इट विल बी ओवर बिफोर यू नो इट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और यही वाली सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड वेस्ट उस टाइम पे पैसा कमा रहा था, कैपिटलिज्म चल रही थी, राइट। और तो आपको मालूम है अमेरिकन जो है उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, उनकी पॉलिसी इज वॉर इज बिजनेस फॉर देम। ओके, वो तो आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो वॉर कर रहे भी थे तो भी पैसे कमा रहे थे। ऑयल यानी कि मिडिल ईस्ट में से उनके पास पैसे आ रहे थे, उनको इतना नहीं आता, फर्क उनको भी पड़ा होगा बट नॉट दैट पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो वहां पे थी, एंड दैट वाज पॉलिटिकल आल्सो। कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पे रूल कर रही थी, धीरे 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 ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, करप्शन था, के जो कंप्लीट लेथार्जी थी कि यार मूवमेंट स्टेबिलिटी हिलेगी ही नहीं, भैया ऐसे ही होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होगा। ये जो सिचुएशन हो जाती है जब आदमी कोई रिफॉर्म नहीं कर पाता, लोग अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं कि क्या यार कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही, हमारा वेलफेयर ही नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी बन रही है आगे बढ़ ही नहीं रही। सो ऑटोमेटिकली दैट लीड्स टू करप्शन, और इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको कोलैप्स होने में। गोर्बाचेव ने यही कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, गोर्बाचेव ने डेमोक्रेटाइजेशन ही किया था। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये भी अपने आप में
इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर्स, स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स, हिस्टोरियंस, सबको डाउट ही रह जाएगा कि भाई उसने गलत किया क्या था। ओके, क्या लिबरलाइजेशन करना गलत था? ओके, आंसर आएगा यस, कुछ बोलेगा यस, कोई बोलेंगे नो। लिबरलाइजेशन ना करते तो ठीक था, यस और नो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि बहाना बनना था, कि वो होना ही था। इट वॉज अ टग ऑफ वॉर। ये देखो एनसीईआरटी ने कितनी अच्छे से लिखा है, इट वॉज अ टग ऑफ वॉर। दोनों साइड से उसको सपोर्ट हट गया, दोनों साइड से पब्लिक ओपिनियन हट गया। हार्ड लाइनर बोले तुम सॉफ्ट क्यों हो गए, सॉफ्ट लाइनर्स बोले तुम ज्यादा सॉफ्ट क्यों नहीं हुए। एंड आइदर वेज वो हाथ से निकल गया। इनफैक्ट मिखाइल गोर्बाचोव की लेटर इंटरव्यूज में उनको उनको लगा कि ही डिड नॉट, ही टिल दिस लास्ट डे आई एम श्योर दैट ही वुडंट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड इसीलिए अगर तुम इस लाइन को लास्ट में देखोगे, one view is that the nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of Soviet Union, and whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle. This is what if of history. तो वही बात बोलते ना कि अज्ञानता परम आनंद होता है। मैं तुम्हें ये ऐसा फिगरेटिवली बता सकता हूं, अबे ये ठीक है, ये गलत है, नो। जब तुम ये अज्ञानता है, ये परम आनंद है। ओके, जिसको आता ही नहीं सब्जेक्ट, उसको ज्यादा दुख होता ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जब ये सब बोल रहा हूं, तो मैं पिछले 5 मिनट से मैंने 5 बार ये रिपीट कर दिया होगा कि ये किसी को नहीं समझ में आया कि एक्चुअली सोवियत यूनियन टूटा क्यों। तो जब आप ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, ज्यादा थॉट प्रोसेस में जाओगे, तो तुम्हें और ज्यादा सवाल होंगे। तो सवाल अगर तुम्हें पढ़ते पढ़ते आते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसका मतलब तुम कुछ पढ़ रहे हो। तो बड़े बड़े थिंकर्स आज तक ये सोचते रहे, व्हाट इफ। ओके, व्हाट इफ गोर्बाचोव ना करता लिबरलाइजेशन, तो क्या रशियंस चलते रहते, सोवियत चलता रहता? या व्हाट इफ ओके वो जल्दी लिबरलाइजेशन कर लेता, तो क्या ये ना होता? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ऑफ द स्टोरी इज, और यही है मिखाइल गोर्बाचोव, 1931 लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जिनको मैंने तुम्हें लिखाया था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपन नोस्ट। तो ये दोनों ही चीजें ही है। उन्होंने बोला मैं आर्म्स रेस छोड़ दूंगा, अफगानिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए गए, ईस्टर्न यूरोप से हुआ, और फिर जर्मनी में ये हुआ, एंडेड द कोल्ड वॉर एंड सो ऑन सो। बट आखिरी लाइन बड़ी हार्ड हिटिंग है, बड़ा दुख हो रहा है। ओके, कभी कभी कहते हैं ना, सब कुछ ठीक करके भी सब कुछ लास्ट में मिला। इसमें लिखते हैं ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। हाय हाय, दिल टूट गया। सो ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन। तो कहते हैं ना, बहुत अच्छी इंटेंशंस भी कभी कभी बड़ा बुरा रिजल्ट ले आती है। एटलीस्ट इस केस में तो ये हुआ। तो अगर तुम इनको देखोगे तो 1989 सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। लो जी, यहाँ भी खत्म हो गया। ओके, ये तो मैं पता ही चुका था 1985 का ये वाला सिचुएशन। ओके, 1990 में गोर्बाचोव strips the Soviet Communist Party of a 72-year-old monopoly. 1990 Lithuania became the first 15 Soviet republics to declare its independence. 1990 Russian parliament declares its independence from Soviet Union. तुम देख रहे हो ये 2-3 साल में कहानी है। ये सब कुछ तुम नोटिस करो, ये सब 1990 1990 मार्च जून अगस्त ये क्या हो रहा है। एंड फाइनली एवरीथिंग कोलैप्स। 1991 December 25th, Gorbachev resigns as the president of the Soviet Union. End of Soviet Union. इसके बाद जो हुआ वो इंडिया के साथ क्या हुआ, इसके साथ बाद क्या हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हेजेमनी क्या हुई, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो एक बहुत ही राइट मोमेंट पे, बहुत ही, और इसके साथ जो रशियंस के साथ खुद हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ हुआ, रशिया के साथ क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक मैंने तुम्हें काफी कन्विंसिंगली इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में तुमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब मिस करना या ना करना या उसको सीखना ये तुम्हारा काम है। एक और बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आरंभ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से, एक्सपेडिशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से। अर्ली बर्ड प्राइसेस है
ओके, जिसको तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIVE, मेरा रेफरल कोड यूज करो। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक इट नाउ। In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.